बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के जो इल्तवा की दरख्वास्तें खैबर पख्तूनख्वा ने दी थी वो तमाम मुस्तरद कर दी गई हैं। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने समाअत के दौरान मौक़िफ़ अपनाया कि बाकी सूबों में अभी सिर्फ बातें हो रही हैं, जबकि हमने बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल करवा दिया। दूसरे मरहले के लिए हम ताख़ीर इसलिए चाह रहे हैं कि उस दौरान रमज़ानुल मुबारक होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि क्या रमज़ानुल मुबारक में इलेक्शन नहीं हो सकते, जबकि अगर आप ठंड की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में तो बर्फ से ढके मैदानों में जलसे होते रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती जो इंतखाबात है उसके इल्तवा की दरख्वास्त क्या PTI के खौफ की अकास है? प्रोग्राम में आगे चलकर बात होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने आज बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना ही पड़ेगा और इसका ताल्लुक वफाकी काबीना इजलास से नहीं, हालात पर मुनहसर होता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा होगा इससे हुकूमत की मकबूलियत में मजीद कितनी कमी आएगी। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कालाबाग डैम की बाज़गश्त एक बार फिर पाकिस्तान में सुनाई दी जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क में कालाबाग डैम की अशद ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए हमें सिंध के लोगों से बात करना पड़ेगी, क्योंकि उन्हें मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें उकताएंगी, बताएंगी कि आपका पानी चोरी होगा, लेकिन उसके लिए हमें साइंसी तौर पर उनकी जहन साजी करना होगी। कालाबाग डैम की तामीर पर दोबारा बहस के लिए क्या ये मुनासिब वक्त है? प्रोग्राम में इन तमाम तर मामलों पर बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। सीनियर तजियाकार शहजाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सीनियर एनालिस्ट सज्जाद मीर साहब भी स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तजियाकार रजा रूमी साहब और सीनियर एनालिस्ट मोना आलम साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद चौधरी साहब, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में इल्तवा की दरख्वास्तें क्या PTI के खौफ की अकास है? अच्छा, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन जो आप जवाब चाह रहे हैं वो थोड़ा-सा ज़रा फ्लिम्सी जवाब हो जाएगा कि हाँ या ना में जवाब दिया जाए। क्योंकि लेकिन मज़मून इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे कुछ सबक सीखने के लायक है। सबक ये सीखते हैं कि जब आपकी किसी भी पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी की, जब ग्राउंड लेवल पे तंज़ीम साज़ी ना हो, आप किसी किस्म का कोई ऑर्गेनाइज़ेशनल स्ट्रक्चर नहीं बना पाए, तो फिर उस सूरत में आपको भले आप कितने पॉपुलर हैं, भले आपको कितनी बड़ी एक कामयाबी मिली और आप हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट भी आपके पास है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आपके पास है, लेकिन उस लेवल पे जहाँ पर राब्ता रखना होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने वोटर्स के साथ, वो जब तक उस किस्म का इंतज़ाम आप नहीं करेंगे, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपका राब्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और PTI के लिए तो और बहुत सारी मुश्किलात थी, जिसका हमें पता है। महंगाई बेइंतहा हो गई, लोगों को परफॉर्मेंस पे कुछ शुक व शुबहात शुरू हो गए, और फिर उसके बाद आपने उसका एक असर देखा, जबकि पहला मरहला PTI जब ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस का हुआ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक असर तो वो अपनी जगह है, दूसरी जगह सडनली यू रियलाइज़ कि हमने तो उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को रीइंफोर्स किया ही नहीं है। हमने प्रोविंशियल जो लीडरशिप थी उसको इतना मजबूत किया नहीं है। जब आप परवेज़ खटक साहब को आप उठा के बिल्कुल एक कोने में डाल देंगे, जो कि रूए रवां थे आपके KP के अंदर, और फिर आप उससे रियलाइज़ करेंगे मार खाने के बाद कि परवेज़ खटक का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, जिसने सबको जोड़ के रखा हुआ था, जिसकी वजह से उनका कारकुन मुतहर्रिक होता रहता था। वो चीज़ें अब आहिस्ता-आहिस्ता तहरील हो गई हैं। उसकी वजह से आपने देखा इनरोड्स बनाए ऑपोजिशन पार्टीज़ ने KP के अंदर। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा सबक है सीखने वाला इमरान खान PTI के लिए, KP की हद तक नहीं, इवन एट दी बाय सिंध, बाय पंजाब, जो भी हुकूमतें वहाँ पे हैं, जो भी प्रोविंशियल पार्टीज़ हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन सबको ये सोचना चाहिए। और उसकी वजह से ये तकलीफ परेशानी, मेरा ख्याल है दे नीड टाइम। अगर गवर्नमेंट का ये था, जो भी बहाना उन्होंने दिया, लेकिन दे बेसिकली नीड टाइम, ताकि हम दोबारा पहुँच पाएँ अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास, अपने मेंबरान के पास, अपने वोटर्स के पास, और कुछ ना कुछ कोई काम कर दिखाएँ, कुछ ऐसा ताल्लुक कायम करें जिसकी वजह से अगले मरहले में उनको वोट पड़े। तो ये ज़्यादा बड़ी बात नज़र आती है बनिस्बत किसी डर या खौफ के। ये रियलाइजेशन कि उन्होंने बहुत बड़ा गुफ़अप किया, बहुत बड़ी गलती की, और उस गलती की अब उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। अब इसको कोई डर का रंग देना चाहेगा तो दे लेगा, जो PTI के को इस तरह पेंट करना चाहता है। और एक कोई वो भी है कि हाँ, उनकी नाअहली भी समझ लीजिए, आप उनकी नालायकी भी समझ लीजिए, और ये भी रियलाइज़ कर देना कि सिर्फ यहाँ तक पहुँचना मकसद नहीं था। मकसद ये था कि लोगों की फलाह के लिए काम किया जाए, जो कि बदकिस्मती से उस इंटेंसिटी और उस अटेंशन के साथ नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। तो
तो शहनाज चौधरी साहब, ये जो अब इल्तवा की दरखास्तें हैं वो आप समझते हैं रमज़ानुल मुबारक या मौसम की सख्ती वजह नहीं है, असल में पीटीआई को वक्त चाहिए? नहीं, देखिए पहले 27 मार्च को थी, 27 से 31 हो गई बवजूद, हमें उसका अंदाज़ा पता नहीं है कि वो 3-4 दिन क्यों डिले हुआ, लेकिन बासूरत हुआ। तो अब 31 मार्च हो गया, तो अब 2 अप्रैल को आपका रमज़ान हमारा स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास टाइम तो है इन चीज़ों के लिए। सो आई डोंट थिंक ये वजह बनती है। मेरा अपना ख्याल ये है कि सियासी तौर पर तैयारी ना होने की वजह जी, से इसका ज़्यादा वजूहत बनी इसकी। तो हम आपका जवाब हाँ समझें या ना समझें शहनाज चौधरी साहब? आप डर कब पूछ रहे हैं, तो मैं नहीं समझता डर है, ये बेवकूफ़ी है और ये एहसास होना कि यार वो हम तैयार नहीं हैं। अब सज्जाद तैयार मीर, नहीं थे, अब तैयारी करना चाहते हैं। आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक। सज्जाद मीर साहब, केपी बल्दियाती इंतखाबात में इल्तवा की दरखास्तें, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खौफ का शिकार है? लेकिन आप खौफ ना कह लीजिए, इख्तियार वसवस से कह लीजिए, जो उनके दिलों में है, पीटीआई के लोगों के दिलों में है, और इसलिए तोड़ दी इमरान खान साहब ने। मैं यही कहता हूँ, राइट, सज्जाद मीर साहब आपकी तरफ आएंगे। रजा रवी साहब, आपका पॉइंट क्या होगा? ये जो इस वक्त इल्तवा की दरखास्तें हैं खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या पीटीआई के खौफ की आकाश? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ऐसी बात है, क्योंकि उनके लिए ये बहुत एम्बेरसमेंट की बात होगी कि एक ऐसा सूबा जहाँ पर वो जो है तकरीबन 9 साल से ज़्यादा हो गए हैं उनको बरसर इक़्तिदार हुए हुए, और मतलब मुस्तकिल उनकी बड़ी अच्छी खासी जड़ें थीं खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन वाकया ये है कि अब वहाँ पर चूंकि पिछला जो रिजल्ट आया फेज़ 1 का, उसमें उनको काफ़ी जो है अब गहरी शिकस्त हुई है, और पेशावर शहर को भी वो मेयर जो है वो उसी पार्टी का बन गया जिसको वो हर वक्त उसके लत्ते लहते हैं, और वो थकते नहीं हैं मौलाना फजल रहमान को बुरा भला कहने के लिए। उनके क्या क्या नाम रखे हुए हैं, मौलाना डीजल और ये और वो, और उन्हीं को अवाम ने अच्छी खासी तादाद में बल्दियाती इंतखाबात में वोट दिए हैं। अब अगर दूसरे मरहले में भी ऐसा ही होगा, तो फिर ये पीटीआई के लिए एक ना सिर्फ एम्बेरसमेंट होगी, बल्कि अगला जो आने वाला इलेक्शन है जिसमें कि उन्होंने दोबारा से अवाम के पास जाना है, उसमें भी उनकी जो हवा जो है, जो राय आमा जो होती है, वो बदल जाती है जब इस तरह के नतज जी, आए लोकल बॉडीज़ के। तो इस वजह से गालिबन वो ये तमाम जो दरखास्तें दी जा रही है कि जी कुछ अजला में सर्दी बहुत होगी और वगैरह वगैरह। तो मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई को म्यूज़िक जो है वो फेस करना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जितनी महंगाई पिछले 2-2.5 साल में लोगों ने सही है और सह रहे हैं, उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो पीटीआई के सपोर्ट बेस पे हुआ है, क्योंकि सबका ये ख्याल था कि पीटीआई की वजह से उनको उनकी हुकूमत में आने से माशी हालात बेहतर हो जाएंगे, दीगर हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो पाया। और यही वजह है कि केपी में पीटीआई को इस वक्त बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। और बल्दियाती इंतखाबात चूंकि एक बैरोमीटर होते हैं, एक साइन होता है कि अवाम में क्या इस वक्त सपोर्ट बेस है उनकी। क्योंकि देखें ना, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के होते हुए वो उन्होंने इतनी सीटें जो ही हैं लोकल बॉडीज में, तो ये तो एक तरह से रेफरेंडम है उनकी कारकर्दगी के ऊपर, तो वो दोबारा उसको दोहराना नहीं चाहते। जी ठीक। मुन्ना साहब, आपका क्या जवाब होगा इस पर? क्या पीटीआई की खौफ का आकाश है इल्तवा की दरखास्तें? देखिए, डीआई खान में तो जो रिजल्ट आया है वो पीटीआई के हक में आया है, और उस पे मतलब मजे की बात ये है कि उमर गंडापुर साहब को पहले उनको उधर नाअहल किया था इलेक्शन कमीशन ने, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, आपको पता है कि उनकी अहलियत दोबारा उन्होंने रिवाइव की। तो इन तमाम तर चीजों के बाद वो जीते, और फैसल करीम कुर्सी जो कि बहुत हैवी वेट है, वो उस इंतखाब में तीसरे नंबर पर आए। साबिक डेप्यूटी स्पीकर है वो कौमी असेंबली के। जी, तो पीपल्स पार्टी ने अपनी तरफ से बहुत हैवी कैंडिडेट वहां पर फील्ड किया था।
तो मुझे ये लगता है कि पीटीआई शायद चाहते हैं कि अभी ये जो उनकी कामयाबी है डीआई खान की, वो लोगों के जहनों में ज्यादा रिसाउंडिंग रहे। और आप उसको खौफ के तनाजुर में भी देख सकते हैं। इट कुड बी अ येस टू योर आंसर, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पिछला उनका जो रिजल्ट था पहले फेज में, आपको पता है पीटीआई ने तमाम तंजीमें अपनी डिसॉल्व कर दी थी। बहुत बड़े पैमाने पर इल्जामात लगे थे कि बड़े लोगों ने वहां पर पैसे लिए हैं और इस किस्म की बातें हुई थी। बल्कि मेरे प्रोग्राम में एक उनके पेशावर से एमएनए है नासिर खान मूसा ज़ई साहब, उन्होंने बाकायदा बरमला बहुत फख्र से कहा कि मैंने तो अपने जो कैंडिडेट था पीटीआई का, उसको तो मैंने सपोर्ट ही नहीं किया, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर जो गवर्नर थे केपी के, वो उसको हाई हैंडेडनेस से लाए थे। तो गोया ये कि मैं तो अपने जो इलाके में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था उसको सपोर्ट कर रहा था। तो इस किस्म की बातें खुलेआम उनके जो एमपीएज एमएनए थे वो कर रहे थे। लेकिन बात यह है कि उनके खिलाफ कोई भी एक्शन आपने देखा कि पीटीआई ने नहीं लिया, कोई कमेटी नहीं बनी, कोई तहकीकात नहीं हुई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ तंजीमी ढांचे चेंज कर दिए। परवेज खटक साहब की जो वैल्यू थी वो उनको दोबारा से रियलाइज हुई कि केपी में कितनी ज्यादा है, उसको मद्देनजर रखते हुए उनको वहां पर सदर बना दिया केपी का। और फिर दीगर मामला किस तरह से हुए आपके सामने है कि जो वहां पर जिन लोगों पे इल्जामात थे उनका कुछ नहीं किया पीटीआई ने। और ये सोची समझी एक हिकमत अमली के तहत उन्होंने किया, क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसा ना हो कि हम सजाएं दें एमएनए एमपीएस को, फिर अगले जो फेज है इलेक्शन का उसके ऊपर वो अपना फिर इसके ऊपर समझे इस बात की सजाओं की अपनी भड़ास निकालें और पार्टी के खिलाफ वो लोग जो हैं वो कैंपेनिंग करें। तो इस ये चीज के ना होने की वजह से कोई सजाएं भी नहीं दी गई। तो मुझे लगता है कि चाहते ये हैं कि डीआई खान में जो उनको कामयाबी मिली है वो ज्यादा लोगों के जहनों में रहे, और जो पहले फेज में जो नताइज आए हैं जो कि उनकी मर्जी के बरक्स थे वो थोड़ा सा लोग भूल जाएं। तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम गेन करना चाहते हैं, मेरा अपना ये असेसमेंट है। इट मीन्स कि पीटीआई इस वक्त थोड़ा सा हार का खौफ है जिसकी वजह से वो टाइम और चाह रहे हैं। राइट, सजाद मीर साहब, आपका जवाब नहीं आया था, आपको क्या लगता है पीटीआई खौफ का शिकार है इस वक्त केपी में? सज्जाद मीर साहब, आपका जवाब हम सुन नहीं आवाज आ पाए। रही है क्या? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। ये आवाज आ रही है? ठीक, जी बिल्कुल बिल्कुल सर। हेलो जी सज्जाद मीर साहब, केपी में जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सज्जाद मीर साहब। शहजाद चौधरी साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं चाहूंगा आपका हाँ या ना के हवाले से हम बिल्कुल क्लियर स्टांस ले लें। आप क्या समझते हैं, पीटीआई टाइम मांग रही है तो वो खौफ का ही शिकार है, हार का खौफ है? अगर आप बहुत मजबूर करते हैं तो अगर हम ये साबित करना चाहते हैं कि हाँ पीटीआई घबराई हुई है और डरी हुई जमात है और उसके पास कोई एबिलिटी नहीं है अपने आप को दुरुस्त करने की और इतने खौफजदा है। अब उन्होंने इलेक्शन करवा लिए वहाँ पे अपने सूबे में, किसी और जगह पे ये नहीं हुआ अभी तक। तो अगर खौफजदा होते तो ये काम ना करते। शायद उनका ओवर कॉन्फिडेंस शैटर हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो खौफजदा हैं। खौफजदा तो वो लोग हैं जिन्होंने इस तरफ एक कदम नहीं बढ़ाया अभी तक। सिंध में नहीं बढ़ा, पंजाब बहुत पीछे है इस सारे मामले में। तो किस तरह खौफजदा बोले? एक कम अज कम किसी एक सूबे ने काम तो किया ना, तो मैं नहीं उसको खौफजदा नहीं समझता। ठीक, सज्जाद मीर साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूँगा आपका भी जवाब आ जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में क्या खौफ का शिकार है? ये क्या हो रहा है? ठीक, ब्रेक के बाद सज्जाद मीर साहब के सवाल से जवाब लेंगे और ब्रेक के बाद ये बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं इसमें आने वाले दिनों में मजीद इजाफा होने वाला है। हुकूमत की मकबूलियत में क्या मजीद कमी होगी? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। तो महंगाई का भी एक नया तूफान आएगा, क्या इससे हुकूमत की मकबूलियत में मजीद कमी होगी? सज्जाद मीर साहब जी, बात यह है कि पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा करना कोई फवाद चौधरी ने कोई इंकशाफ नहीं किया, ये एक लाजमी बात है। और ये उस दिन तय हो गया था जब हमने डॉलर की कीमत को इस हद तक ऊपर जाने दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉलर की कीमत ऊपर गई और रुपए की कीमत कम हुई। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पॉलिसियों ने इस कीमत को इतना ऊपर जाने दिया। कोई खराबी होगी, कहाँ होगी मुझे नहीं मालूम। हो सकता है सचमुच साख डार ने इसको मसनूई तौर पर बाकी रखा हो कीमतों को
कंट्रोल रखा हो, डॉलर को काबू में रखा हो। अगरचे साखदार इस बात पर इसरार करते हैं, हालिया तौर पर उन्होंने कहा, एक ट्वीट जो आया है शायद उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ साबित कर दे, तमाम दस्तावेज आपके पास हैं कि मैंने मसनूई तौर पर डॉलर को नीचे रखा हुआ था। बहरहाल वो एक अलग बहस है, लेकिन जब डॉलर की कीमत यहाँ तक पहुँच गई है तो उसका इम्पैक्ट हमारी पेट्रोलियम की मसनूआत पर और हर उस चीज़ पर जो हम बाहर से मंगवाते हैं यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा और पड़ रहा है। अब पेट्रोलियम की कीमतें जब बढ़ती हैं तो उसका असर बाकी चीज़ों पे पड़ता है, लेकिन इस मुल्क में कुछ मामलात ऐसे हैं जो शायद हमने सिर्फ डॉलर की कीमत से ताल्लुक नहीं है। मसलन हमें लाजमी तौर पर हमने कमिट किया है IMF के साथ कि हम पेट्रोलियम लेवी पर 600 बिलियन डॉलर जो है, 600 बिलियन रुपए जो हैं वो इकट्ठा करेंगे। अच्छा, हम अब ये तो कह सकते थे कि उनको वो कहें कि अपने रेवेन्यूज बढ़ाओ, वो ये भी कह सकते थे कि रेवेन्यू बढ़ाने के क्या क्या रेवेन्यू हो सकते हैं, लेकिन शायद हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है। जब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है तो हमें लेवी लगानी पड़ रही है और हम ये कहा गया, शौकत तरीन ने कहा कि हर महीने 4 रुपए हम इजाफा करते रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाए तो कीमतें तो बढ़ेंगी और लोगों पर पड़ रहा है और लोग जिस तरह चीख रहे हैं, रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, वो देखने की, यानी कि वो ऐसी सूरत हाल है कि दिल दुखता है उससे। लोग यकीनन महंगाई से तंग हैं और जब कीमतें बढ़ेंगी तो वो एक वबाल तो मचेगा, लेकिन क्या इस हुकूमत की नामकबूलियत में मजीद कमी आएगी? तो मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा नामकबूलियत अब और क्या मजीद क्या होगी। इससे ज़्यादा तो यही है कि लोग बिल्कुल सड़कों पे निकल आए। खुदा ना करे पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल पैदा हो, ऐसा केओस पैदा हो, लेकिन ये बात यकीनी तौर पर है कि लोग एक तरह से ज़हनी तौर पर इस महंगाई को ऑब्जर्व करने के लिए तैयार हैं और इतनी नामकबूलियत पर शायद उतना असर ना पड़े, लेकिन जो एक ववेला मचा हुआ है उसमें इजाफा होगा और इन दी लॉन्ग रन उसका नुकसान PTI को होगा, हो रहा है। अगरचे आज इमरान खान ने एक दावा किया है कि जब हम जा रहे होंगे 23 पर जा रहे कमरादर, जब ये टेन्योर खत्म हो रहा होगा तो उस वक्त हम गुर्बत की हद से बहुत से लोगों को बाहर निकाल चुके होंगे, खुशहाली आ चुकी होगी और पता नहीं क्या क्या दावे हैं। अभी तक तो इसकी समत नजर नहीं आती, शायद कोई मईशतदान साबित कर दे कि ऐसा होना मुमकिन है, फिलहाल नजर नहीं आता। लेकिन बहरहाल एक सियासी तौर पर यह कहना एक इस वक्त की जरूरत भी है और कहा जा रहा है लोग इस तंग हैं, ना मकबूलियत कह लीजिए इसे या कुछ भी कह लीजिए, उसमें इजाफा ना भी हो तो उसमें एक तरह का इस्तेहकाम तो जरूर आएगा, यानी ना मकबूलियत में इस्तेहकाम तो जरूर आएगा। मोना साहिबा, आप क्या समझती हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा हुकूमत के लिए परेशानी का बायस होगा, हुकूमत की मकबूलियत में मजीद कमी होगी? एक्चुअली देखिए, दो फैक्टर्स इसके लिए हैं। बिल्कुल ये मीर साहब ने सही कहा है कि एक तो पेट्रोलियम लेवी वाला फैक्टर है। दो टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं पेट्रोल की कीमत पे, एक तो GST होता है और दूसरा ये लेवी होता है। और GST जो है वो आपको पता है कि वो सूबों में तकसीम होता है, लेकिन जो लेवी है वो डायरेक्ट वफाक को मिलता है। और IMF के साथ वाकई ये कमिटमेंट इनकी है कि ये 4 रुपए हर महीने में लेवी के बढ़ाएंगे और वो एक बहुत डोमिनेंट फैक्टर है। वो प्रैक्टिस इन्होंने, जो मुझे पता है, कुछ 2 माह से ये लोग नहीं की थी इन्होंने, जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अभी कोई लास्ट आई थिंक न्यू ईयर के बाद से जो उतना ज्यादा नहीं बढ़ी है, तो वो ये 2 माह से ये प्रैक्टिस सस्पेंडेड थी, बल्कि आप 1.5 माह कह लें उसको। तो उसके बाद से अब उसको वो रिज्यूम करना चाहते हैं क्योंकि IMF के साथ वरना इनके बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। इसलिए एक तो वो इसका एक फैक्टर होगा जो कि इस पे प्ले करेगा। दूसरा फैक्टर इसका ये है कि $95 पर बैरल तक खाम तेल बैनुल-अक़वामी मंडी में पहुंच चुका है। तो जाहिर है इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो कि हमारी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर आ रहा है। हमारा ज्यादातर इन्हिसार इम्पोर्टेड एनर्जी पर है, हम बाहर से इम्पोर्ट करके ऑयल मंगवा रहे हैं, उससे फिर हमारे जो बिजली के कारखाने हैं वो भी चल रहे हैं। 2 ऑप्शंस हो सकते थे कि या तो बिजली के कारखाने आप लोग LNG पे या गैस पर या किसी और सोर्स पर मुंतकिल करते, तो एटलीस्ट आपकी जो फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट है जो बिजली के कारखानों के लिए लगती है उसमें कुछ कमी आ सकती थी। लेकिन इस तरह की कोई प्लानिंग हमने नहीं देखी, उसकी वजह से वहां पर भी इन्हिसार हमारा बहुत ज्यादा है कि हम लोग फर्नेस ऑयल के प्लांट्स चला रहे हैं। दूसरा इन्हिसार ऑब्वियसली ये है कि जो हमें कंजम्पशन के लिए यहाँ पर चाहिए, ऑयल चाहिए और पेट्रोल वगैरह चाहिए, डीजल चाहिए, केरोसिन चाहिए, तो ये तमाम तर चीजें एक दूसरी कंजम्पशन इनकी है जो डायरेक्ट कंजम्पशन है। तो ये दोनों के एतबार से जाहिर है किसका एक इंटरनेशनल फैक्टर आ रहा है। दोनों को मिलाकर अब ये बिल्कुल ऐसा इनएविटेबल हो गया है कि इस दफा इजाफा शायद ना रुक पाए, लेकिन मैं समझती हूँ कि यकीनन मकबूलियत पे उसका हिट आएगा
और वो इसी उसको हम पस मंजर में देख सकते हैं कि क्योंकि अभी जो बलदियाती इलेक्शंस हैं वो आपको पता है कि सर पर हैं। अभी केपी हुकूमत चाह तो रही है कि उसमें उनको कुछ ताखीर मिल जाए, कुछ हद तक वो पोस्टपोन हो जाए, ताकि ये जो महंगाई वगैरह के फैक्टर्स हैं या ये जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफों का फैक्टर है वो कुछ हद तक लोगों के जहनों में पुराना हो जाए या फिर थोड़ा सा उसको लोग एब्जॉर्ब कर लें। तो एक तो इसका ये फैक्टर है कि वो इसी वजह से ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर डिले मिल जाए हुकूमत को। लेकिन ऑब्वियसली इसमें तो कोई शक नहीं, मुझे लगता है मकबूलियत में जो फर्क आएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की जब भी कीमतें बढ़ती हैं फर्क आता है। एक तो बैनुल अक़वामी जो फैक्टर है वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में चीजें हैं वो मुझे लगता है हमें जरूर एड्रेस करनी चाहिए। जैसे कि हमारी जो पावर प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हमारे सारे फर्नेस ऑयल पर चलना जरूरी नहीं है। फर्नेस ऑयल पर चलने वाले पावर प्लांट्स का जो प्रोपोर्शन है हमारे एनर्जी मिक्स में और नेशनल ग्रिड में जो जमा हो रही है बिजली, उसमें एक तो फौरी तौर पर हुकूमत को चाहिए कि कुछ कमी करें, कोई प्लानिंग करें, कोई पहले से कोई चीज फोर्सी कर अगर एलएनजी शिपमेंट्स मंगवानी है तो वो मंगवाएं, इस किस्म की कोई प्लानिंग हो। और दूसरा फैक्टर जो हुकूमत कंट्रोल कर सकती है वो ये है कि इस पूरे फिनोमिनन में कुछ हद तक अगर हमारे जो रुपए की कदर में कोई स्टेबिलिटी आ सकती है तो वो आ जाए। वो भी मुझे लगता है हमारे इतना कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स हकीकतन उतने नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर इसमें कोई इंटरवेंशन हो सकती है, बहुत ज्यादा डॉलर्स फ्लश इन करे बगैर, तो वो की जानी चाहिए हुकूमत की तरफ से। ठीक, शहजाद चौधरी साहब। देखिए, एक तो बुनियादी बात है कि जब बैरल ऑफ ऑयल की कीमत बढ़ेगी दुनिया में, जो $40-45 से कुछ अर्सा पहले से लेके अब $95 और कहा जा रहा है 100-125 तक जा सकती है, क्योंकि हालात यूक्रेन के आपको पता है, रशिया अफेक्टेड है, शिपिंग अफेक्टेड है, ये सब के सब जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं इनके अंदर से डिलेज हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से जो कीमत है ऑयल और गैस की, दोनों की कीमतें बहुत ज़्यादा दुनिया में बढ़ी हैं, और इस वजह से एक तो ये असर आता है कि अब आजकल 95, तो वो 95 ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो एब्जॉर्ब करने की पोजीशन में नहीं है, पहली बात तो ये होगी। दूसरा, गैस का जिक्र हुआ कि हमें अपने पावर प्लांट्स, देखिए हमारे पावर प्लांट्स बेसिकली फर्नेस पे से हटा दिए गए हैं ग्रेजुअली, सिवाय उस वक्त में जबकि गैस अवेलेबल नहीं होती, और उसी का शोर था जो कि शायद खाकान अब्बासी लेके चल रहे थे और कह रहे थे कि असल में हुकूमत फर्नेस ऑयल पे चला रही है और गैस पे चलाने चाहिए थे, एलएनजी के इनको कार्गोज इनको मिले नहीं हैं, इनमें टाइम पे दिए नहीं है। तो वो एक क्रिटिक सेपरेट था, जिसका मतलब है कि एलएनजी दुनिया भर से उस वक्त इतनी महंगी है जो मिल रही है या मिल ही नहीं रही थी जब इन्होंने बिड्स की उसके लिए। दुनिया की 70% गैस, एलएनजी की बात कर रहा हूँ, 70% गैस इस वक्त यूरोप की तरफ रवान दवा है इस लम्हे में जब मैं बात कर रहा हूँ। तो ये है वहां पर जो क्राइसिस है यूक्रेन का, उसने ये असर दिया है। अब इसके पीछे गेम क्या है यूक्रेन के पूरे खेल की, ये हम बाद में किसी वक्त बहस कर लेंगे, लेकिन उसके असरात हम जैसे गरीब जो हैं वो सहते हैं बहुत ज्यादा। तीसरी बात, जब IMF आपसे कहता है कि आप कीमतें बढ़ाएं तो उसकी वजह क्या है? इसलिए कि आपके यहाँ 2500 अरब का सर्कुलर डेट है। उसको पता है कि मैंने ये, और वो आपने अपने जो आपका डेट है उसमें इंडिकेट नहीं किया हुआ, वो उसके अलावा है जो आपका टोटल डेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जब आप लगा दें साथ, तो आपका मूडीज और आपका सारा ये ब्लूमबर्ग और वो जितनी असेसमेंट्स हैं उनकी, वो सब की सब इतनी नीचे आ जाएंगी कि आपको कोई एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो IMF ने जब $1 बिलियन दिया तो उन्होंने कहा खुदारा, अगर आप अपने मामलात को बेहतर नहीं कर सकते, जो बिजली पैदा कर रहे हो उसके कैपेसिटी चार्जेस भी देने हैं, सब कुछ करना है, तो आप अपनी कीमतें बढ़ाएं ताकि आपकी रिकवरी बेहतर हो, आप इस काबिल हो कि हमारे पैसे दुनिया के वापस कर सकें जो आप दुनिया से उधार लिए जा रहे हो। तो उनकी वजह जो सर्कुलर डेट की है IMF की कहने की, तो ये बन गई। अब बात ये है कि सारी की सारी बातें सुनने और समझने का वक्त किसके पास है? पाकिस्तान में तो रोजाना शाम को शोर मचता है कि कीमतें बढ़ गई, इमरान खान ने कीमतें बढ़ा दी। दूसरा, प्राइस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए थोड़ा सा, मैं ऑयल के ऊपर थोड़ा सा मेरा अपना तजर्बा है, मैं इस आपको बता रहा हूँ। 70 से 80% जो होती है कीमत, वो तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट से डायरेक्टली आती है, वो होती है। इनके पास लेवी का 20 to 30% होता है, कभी 30% लेवी, कभी 20%, एक्चुअली कम होता है क्योंकि और GST वगैरह भी लगाते हैं साथ, लेकिन रफली इसके अंदर उनका जो लेवी के चार्जेस हैं उसको थोड़ा बहुत प्ले करते हैं, जिससे कि कीमत को एक रीजनेबल लेवल तक रखते हैं। अदरवाइज 70 to 80% प्राइस इनकी डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट से डिराइव हो रही होती है। तो अब मुझे बताइए कि ये चीज़ें जो कोई आम आदमी तो समझ नहीं सकता, तो इसलिए महंगाई बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ बढ़ती है, ऊपर जाती है, नीचे कभी नहीं आती बदकिस्मती से। और इसलिए दूसरा, हमारा जो स्ट्रक्चर है ना ऑयल इम्पोर्ट्स का, 70% ऑयल दुनिया हम अपना पाकिस्तान की ज़रूरियात का इम्पोर्ट करते हैं।
तो जहाँ इतना इम्पोर्ट आप करते हैं और आपका सब आपका खर्चा वहाँ पे निकल जाता है, आपके डॉलर वहाँ निकल जाते हैं, तो फिर आप और क्या हम फिर उसके अलावा कर सकते हैं सिवाय इसके कि वो जो बोझ है उसी तरीके से लोगों के पास और ख़ास तौर पे ज़्यादा बिजली खर्च करने वालों के ऊपर डाला जाए। ठीक, तो हुकूमत की मकबूलियत यकीनी तौर पर कम होती है इससे। यकीनी यकीनी तौर पर कम होगी, लेकिन इसकी वजूहात बहुत वाज़ेह हैं जो कि लोगों को समझनी चाहिए, जो समझ सकते हैं। रज़ा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं, मज़ीद जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेगी, तकरीबन ₹8.5 की समरी जाएगी, तो अगर इजाफा होगा हुकूमत की मकबूलियत में, कितना आप मज़ीद कमी आती देख रहे हैं? देखिए बात यह है कि अभी सभी पार्टिसिपेंट्स ने जो क्राइसिस है उसकी कई जो डायमेंशंस हैं जी। तो वो उसको काफ़ी अच्छी तरह बता दिया, इसलिए मैं उसमें कुछ इजाफा तो नहीं कर सकता नया। अलबत्ता ये बात मैं तो सादा सी बात ये कहूँगा कि मुहर्रिकात कोई भी हों, ये दोबारा से और फिर एक बार पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे से महंगाई जो है वो बढ़ेगी। मसला ये है कि चूंकि हमने देखा है कि पिछले 2-3 सालों में 2 ही बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो जो डॉलर की चढ़ती हुई कीमत और रुपए की गिरती हुई कीमत, और दूसरा पीओएल की जो प्राइसेस हैं, वो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी बढ़ा देती हैं। जो अशियाए ज़रूरत हैं उनकी नक़्ल हरकत जो है वो और भी महंगी होती है, और इसलिए जो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर के पास पहुंचती है कमोडिटी वो महंगी हो जाती है। जी। तो इसलिए महंगाई मजीद बढ़ेगी, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। कोई जादू की छड़ी ही हो, कोई गैब से कोई ताकत या कोई मदद हो तो फिर महंगाई नहीं बढ़ सकती, वरना तो इससे और महंगाई बढ़ेगी। बल्कि आईएमएफ की जो अक्सर और बेशतर शराइत हैं वो शॉर्ट टर्म में महंगाई को बढ़ाएंगी, और ये हुकूमत के लिए एक मजीद मसला है। इस मसले को डील करने के लिए ज़ाहिरी बात है वो कुछ ना कुछ तो एफर्ट कर रहे हैं। वो एहसास प्रोग्राम का दायरा कार उन्होंने बढ़ाया है। अभी सेहत कार्ड की बातें हो रही हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो पहले था, अब उसकी रीब्रांडिंग करके उसमें कुछ जो गरीब ख़ानदान हैं उनकी किफ़ालत का कुछ बंदोबस्त है। मगर बात ये है कि यहाँ पर जो फिक्स्ड इनकम वाले लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग जो सरकारी मुलाजमीन हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी में हों, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में हों, जुडिशरी में हों, वो सबसे ज़्यादा इसकी ज़द में आते हैं। और जी। इसी तरह छोटा जो सैलरी वाला तबका है जिसकी कि सैलरी में कोई इजाफा खातिर खा नहीं होगा महंगाई के हवाले से। देखिए 10-15% का ऐलान हुआ है, वो भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है, जो कि बहुत अहम अशिया जो हमारे यहाँ होती हैं रोज़मर्रा की, उसकी इंक्रीज़ 20% से ज़्यादा रही है पिछले 1.5-2 साल में। तो अगर आप 15% का रिलीफ भी दे देंगे, फिर भी 5% महंगाई जो है वो हिट करेगी ख़ानदान को, उनका टोटल बजट कम होगा। तो इसलिए बिल्कुल ये मकबूलियत में कमी होगी, और यही वजह है कि हुकूमत को अपनी हिकमत अमली बदलनी चाहिए। उनको अवाम को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और बताना चाहिए कि कितने मुश्किल हालात से वो गुजर रहे हैं और किस तरह की शराइत में वो जकड़े हुए हैं, बजाय इसके कि वो दिन रात ये कहें कि जी महंगाई तो है ही नहीं, महंगाई तो कम हो जाएगी 1 महीने में, 2 महीने में। कनाडा के मुकाबले में अमेरिका में भी महंगाई है, यूरोप में भी महंगाई है। आप देखते होंगे कि तर्जुमानों की फ़ौज जो है वो इस तरह के तौजीहात पेश करते हैं जो कि लोग भी अब नहीं उसको बाय करते। इसलिए इसके लिए उनको बड़ी वाज़ेह अंदाज में लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, और कोई ख़ास जो चीज़ें हैं जो कि मसलन रोज़मर्रा की अशिया उनके ऊपर सब्सिडी का सोचना होगा, क्योंकि ये आलमी जो फैक्टर्स हैं, आईएमएफ की शराइत हैं और डोमेस्टिक इनकॉम्पिटेंस जो है इकोनॉमिक पॉलिसी की मैनेजमेंट में, इन तीनों फैक्टर्स ने मिलकर हमें यहाँ ला खड़ा किया है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन या महंगाई का जो शरह है वो दुनिया में तीसरे नंबर पर है। ये इकोनॉमिस्ट जरीदे ने इसका सर्वे किया था आज से 2-3 हफ्ते पहले, और उन्होंने शाया भी किया, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, अगर नाज़रीन भी गूगल करना चाहें तो देख लें। दुनिया में हर जगह महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई शुबा नहीं है, मगर पाकिस्तान में महंगाई कहीं ज़्यादा बढ़ी है। और अपना खित्ते में देख लीजिए, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के मुकाबले में वहाँ भी महंगाई में इजाफा है, लेकिन हमारी महंगाई का इजाफा उनसे तकरीबन डबल है। जी ठीक, अब ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कालाबाग डैम की बाज़गश्त एक बार फिर पाकिस्तान में सुनाई दे रही है।
क्या ये मुनासिब वक्त है इस बहस के लिए? ब्रेक के बाद पर बात हो। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कालाबाग डैम मुल्क के लिए बहुत मुफीद साबित होगा, लेकिन इसके लिए सिंध के लोगों से बात करना होगी, क्योंकि दुश्मन क़ुव्वतें उन्हें वरगलाएंगी कि इससे आपका पानी चोरी होगा। बहुत सारे उन्होंने और भी फ़वाइद बयान किए। बताया कि बलूचिस्तान में बहुत जगह है काश्तकारी के लिए, ज़रख़ी ज़मीन है, लेकिन वहाँ पर काश्त इसलिए नहीं हो सकती कि पानी की कमी है। पानी के मसाइल के हवाले से काफ़ी आजकल स्टेटमेंट इस तरह के आ रहे हैं, लेकिन क्या कालाबाग डैम की दोबारा बहस के लिए ये मुनासिब वक्त है? रज़ा रूमी साहब, देखिए, मैं इस पे अब क्या कमेंट आपसे कहूं। देखिए, कहाँ यहाँ तो ये तकरीबन पिछले 2 रोज से अब यही बात कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह की बड़ी जो फैसला है, चाहे वो मेगा प्रोजेक्ट हो कालाबाग डैम की तरह का या 18वीं तरमीम में तब्दीलियां हों, वो आप एक सियासी कंसेंसस या इत्तफाक राय के बगैर नहीं कर सकते। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा है कि सिंध से बात करनी पड़ेगी तो बहुत अच्छी बात है और इसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन मसला ये कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के तो किसी किस्म के कोई ताल्लुकात ही नहीं हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ या वहाँ पे जो सिंध गवर्नमेंट है। वो तो हम वक्त उनकी पार्टी जो है और उनकी गवर्नमेंट जो है वो उनको आड़े हाथों लेती है और उनको चोर डाकू भी कहते हैं, उनको ये भी कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा करप्ट गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो इस सियासी फ़ज़ा में वो कौन सा डायलॉग करेंगे? डायलॉग के लिए कोई थोड़ी-सी ज़मीन को हमवार किया जाता है, उसकी गोडी की जाती है, पानी डाला जाता है, खाद डाली जाती है, फिर आप कोई चीज़ जो है आगे इत्तेफ़ाक राय पैदा करते हैं। और सिर्फ़ सिंध नहीं, सारों को मिला के, क्योंकि देखिए ये एक कौमी मंसूबा है। ये कोई एक पंजाब का मंसूबा नहीं है, ये सिंध का मंसूबा नहीं है, ये नेशनल प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान की नेशनल ज़रूरत है पानी के हवाले से, वाटर स्टोरेज के लिए, आज के लिए नहीं है, अगली 2, 3, 4 दहाइयों के लिए ये बहुत अहम होगा। जैसे हमारे पहले मंगला डैम और दीगर इस तरह की स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनी थी। ये वक्त जो है मुनासिब नहीं है, चूँकि आपका सवाल ये है, और मुनासिब इसलिए नहीं है कि 3 वजूहात हैं। नंबर 1 तो ये है कि ज़ाहिर बात है, मैंने ज़िक्र किया कि जो पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन है वो उरूज पर है और वो शदीद है। और इस सूरत हाल में मुझे नहीं पता कि कौन सी ऐसी जादू की छड़ी होगी जिससे कि कोई इत्तेफाक राय पैदा हो जाएगा। नंबर 2, ये इस वक्त ये गवर्नमेंट जो है अपना टेन्योर तकरीबन 3 साल तो पूरा कर चुकी है, 3.5 साल, और अब ये इलेक्शन ईयर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा करीब। अगर आपको याद हो तो इलेक्शन जो पिछले थे वो जुलाई 2018 में हुए थे, और जुलाई जो है इस साल का, वो उसके बाद इलेक्शन ईयर फॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्शन ईयर में वादे होते हैं और तैयारियां होती हैं, इस तरह की जो बड़े मंसूबों के ऊपर काम शाम नहीं होता। तीसरा रीज़न ये है कि पैसे कौन देगा और पैसे कहाँ से आएंगे। यहाँ पे जो सीपेक के बड़े बड़े मंसूबे हैं वो खटाई में पड़े हुए हैं, इसलिए कि हमारे पास वो उतनी रेवेन्यू हम रेज नहीं कर सके जिसकी कि हमने कमिटमेंट्स की थी या हमने एग्रीमेंट्स किए थे, और वो मामलात वहीं पे हैं। हम तो थोड़े थोड़े पैसों के लिए सऊदी से हमने पैसे लिए हैं 4% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, चीन से पहले लोन्स लिए हैं इंटरेस्ट के ऊपर, अब आईएमएफ के पास गए हैं, अब आईएमएफ से आगे कमर्शियल बैंक्स पर जाएंगे। यहाँ पे तनख्वाहों और डे टू डे अखराजात के को पूरा करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो और चंदे वाला मॉडल जो है वो तो फेल हो चुका है, इसलिए कोई अगर कहेगा ना कि इसके लिए चंदा की मुहिम स्टार्ट करें फिर से, तो वो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के उनसे ये इस्तदा करेंगे कि पहले जो चूना लगाया था कौम को वो दोबारा ना लगाइए। और आखिरी रीज़न जो है इसमें अहम ये है कि ये इसकी बेस्ट फोरम जो है वो पार्लियामेंट है। अगर वज़ीर आज़म सीरियस हैं तो वो एक दिन पार्लियामेंट में आए, उस पर तकरीर करें, लीडर ऑफ द अपोजिशन को दावत दें, उनसे हाथ मिलाएं, दीगर पार्टियों से कहें, जरदारी साहब भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, बिलावल भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, उनसे रिक्वेस्ट करें कि पार्लियामेंट में डिबेट होकर एक कमेटी कायम करें और वो कमेटी जो है डेलिब्रेट करके एक लाया अमल बनाए। ये बयानात और खाली हवा में तीर उड़ाने से कुछ नहीं होता। ना ही कालाबाग डैम बनेगा और ना ही कोई बड़ा मंसूबा होगा जब तक आप एक कमिटमेंट करके अपनी ईगो को थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कि कट डाउन करके, कड़वी गोली खाकर अपने मुखालिफिन से बात आपका पॉइंट है। शहजाद चौधरी साहब, आप समझते हैं कालाबाग डैम की तामीर पर दोबारा बहस के लिए ये मुनासिब वक्त है?
अच्छा, मुनासिब वक्त तो इस वक्त नहीं है, तो नहीं जवाब हो गया इसका, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा फिर से कुछ बातें ज़रूर हमें समझनी चाहिए। जी। देखिए, 3 चीज़ें मैं समझता हूँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख के अंदर ऐसी हैं जिनको कम ही छेड़ना चाहिए। एक तो 73 का आइन, जी। बड़ा मुश्किल से इकट्ठे होकर लोगों ने उसका कुछ फैसला किया, उसको जितना छेड़ेंगे उतना और ख़राब होने के चांसेस हैं। दूसरा, सूबाई खुद मुख्तारी जो कि उसके अंदर से डेराइव होती है, इस पे भी बड़ी सेंसिटिविटीज़ हैं। और तीसरा, पानी की तकसीम, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट। लेकिन ये जो कालाबाग डैम की इम्पोर्टेंस है, इससे हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए इसको। इस वक्त पाकिस्तान जितना भी पानी जमा कर रहा है वो 16 मिलियन एकड़ फुट है, और अगर हमें कालाबाग ना भी हो, इस वक्त जितने डैम बन रहे हैं त्यामिर भाषा के साथ मिला के, ये 11 मिलियन एकड़ फुट के करीब और हो जाएगा। तो ये तकरीबन 27, 30 के 28 के करीब मिलियन एकड़ फुट पानी बन जाएगा। लेकिन एक स्टडी, बल्कि एक बहुत मारूफ जो मानों में समझा जाता है, 35 मिलियन एकड़ फुट पानी है जो कि सिंध से, दरियाए सिंध से, सिंध के अंदर समंदर में जा मिलता है। सिंध वाले कहते हैं ये 35 नहीं है, 10 मिलियन एकड़ फुट है। तो वहां पर बहुत ज्यादा एक आपस में एक एक प्रॉब्लम है स्टैटिस्टिक्स का। लेकिन इसकी साइंस को किसी न्यूट्रल ऑब्जर्वर से, न्यूट्रल किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से बिल्कुल डिटरमिन किया जा सकता है कि असल में एवरेज पानी कितना है, क्योंकि जितना पानी जाना चाहिए अगर वो कम होगा तो उससे डेजर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी आपके जो पानी के एरियाज हैं, जो आपका वो सहरा बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे पानी अगर वहां पे दरिया सिंध में आगे नहीं जाएगा। तो ये चीजें जो कि साइंस है इसकी, अगर हमें ये समझ आ जाए और हम इससे सुबाइयत से और सियासी इंटरेस्ट से और मफाद से हटके बात करें, पाकिस्तान के बारे में सोचें, तो फिर इसकी जगह बनती है। लेकिन आपका सवाल कि क्या इमरान खान इस चीज के लिए राइट आदमी है या नहीं है, मेरी नजर में बिल्कुल नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि ये मिलिट्री डिक्टेटर्स को कर लेना चाहिए था, जनरल मुशर्रफ था उसके कंट्रोल में, बिल्कुल हरगिज नहीं। इतनी सेंसिटिविटी है इन चीजों के बारे में कि हमें बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए, साइंस की बुनियाद पे बात करनी चाहिए, साइंस के तमाम स्टैट्स को सामने रख के कन्विंस करना चाहिए, और इस पे एक सैर हासिल गुफ्तगू और बहस जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के बका का सवाल है। राइट, ठीक। मुदा आलम साहब, आपको भी यही लगता है कि ये मुनासिब वक्त नहीं है कालाबाग डैम की तामीर पर दोबारा बहस के लिए? देखिए, मुझे लगता है कोई भी वक्त नामुनासिब नहीं है इस तरह के नेशनल इंटरेस्ट के मंसूबों पे बात करने के लिए। अच्छा। क्योंकि हम अगर प्रोस्पेक्टिव्स देखें तो फ्लडिंग को रोकना, अभी जो हम इससे पहले बात कर रहे थे कि एनर्जी या बिजली बनाने के लिए कुछ मुतबादिल ढूंढना, उन तमाम के लिए कि बहुत जरूरी, और कोई भी डैम हो तो बड़ा जरूरत वक्त पर्पस फुलफिल करता है। अगर इसकी ऑपोजिशन पे, इसके प्रोपोनेंट्स पे टोटल हम लोग एक टोटलिटी में बात करें, तो ये बात मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी रजा रूमी साहब की बात से कि ये पार्लियामान का डोमेन है। ये दरअसल ये तमाम तर डिबेट पार्लियामेंट में होनी चाहिए। अभी इस वक्त बहुत ज्यादा ये बात दुरुस्त है कि टेम्परेचर हाई है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और तहरीक अदम एतमाद, और ना अपोजिशन को हुकूमत पसंद है ना हुकूमत को अपोजिशन पसंद है। लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी तो हो सकती है, क्योंकि अगर इस बहाने कोई इनकी बात शुरू हो और कुछ आइस मेल्टिंग हो, तो वो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा मौका भी हो सकता है कि ये दोनों फरीकैन करीब आए और एटलीस्ट जो जरूरी इश्यूज हैं उनके ऊपर कुछ इनकी हम-आहंगी हो। थोड़े वर्किंग रिलेशनशिप्स तो इनके बीच में होने चाहिए, जो अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो एटलीस्ट ये कि मैं इस सेंस पे भी देखती हूँ, हमें इस पैराई में भी सोचना चाहिए कि हो सकता है इसमें इनके कुछ वर्किंग रिलेशनशिप्स इस बहाने बन जाए, इस पॉइंट पर आकर बन जाए जब ये जो हुकूमत है अपना टेन्योर तकरीबन पूरा करने वाली है। अभी भी अगर बन जाते हैं, पार्लियामेंट में कोई अच्छी कानून साजी दोनों मिलकर कर पाते हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई कबाहत नहीं है। हाँ, लेकिन जब हम लोग इस ऑपोजिशन की बात करते हैं, जिन लोगों ने ऑपोजिशन की थी कालाबाग डैम की बैक इन द डे, तो उसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं थी, उसमें खैबर पख्तूनख्वा भी थे, बल्कि सो मच सो के चीफ मिनिस्टर उस वक्त जो परवेज खटक साहब थे, उनका भी ये ख्याल था, उन्होंने भी इस हवाले से यही स्टेटमेंट दी थी कि केपी के भी जो मफाद हैं उनके खिलाफ है कालाबाग डैम की तामीर। तो ये बात तो पीटीआई के अपने जो वजीर दिफा हैं और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीर संभाल रहे हैं पीटीआई की, वो ये बात उस कर चुके हैं। तो क्या वो अब आमादा है? सबसे पहले ये हुकूमती जमात के लिए ये सवाल होना चाहिए। फिर एएनपी जेयूआई, ये दो मजीद मुखालिफ थे इस पूरे मंसूबे के, जो कि केपी से थे, और उन्होंने भी यही सिमिलर प्ली रखी थी कि जो छोटे सूबे हैं उनकी पानी की तकसीम पे इसका दरअसल असर आएगा, और दरअसल ये उनके लिए मंफी मंसूबा है। तो क्या वो ऑन बोर्ड है?
और एक बहुत जरूरी बात है कि कोई अगर इस चीज को अपने एक अना का मसला ना बनाए तो कोई थोड़ी बहुत डिजाइन में तब्दीली करके, थोड़े बहुत उसके कंस्ट्रक्शन के प्लान में तब्दीली करके भी जो दीगर छोटे सूबे हैं उनको भी तो आमादा किया जा सकता है ना। मतलब अगर जो छोटे सूबे हैं या जिन लोगों को अपोजिशन है वो बताएं कि अगर इसका कुछ, वो अपनी तरफ से जो इंजीनियर्स हैं उनको साथ लगाएं, उनकी राय लें, एक्सपर्ट्स को साथ शामिल करें, तमाम तर शामिल करके अगर कोई डिजाइन के चेंज से जो तहफ्फुज़ात हैं छोटे सूबों को जो उस वक्त थे कालाबाग डैम से, तो अगर वो तहफ्फुज़ात दूर हो सकते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मंसूबा है। कोई भी डैम मैं नहीं समझती कि मुल्क की बका के खिलाफ होता है। डैम किसी भी मुल्क के लिए बहुत जरूरी होता है। तो और बहस के लिए वक्त कालाबाग मुनासिब है डैम मुना साहब? जी देखिए, मेरा ख्याल है ठीक, बहस स्टार्ट करने राइट, के लिए ये बिल्कुल। वक्त ऐसा नहीं है कि साजगार नहीं है। अगर बहस स्टार्ट हो तो मैं यही आपसे अर्ज कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि कुछ बर्फ भी पिघल सकती है इस बहाने हुकूमत और अपोजिशन के बीच में, अगर ठीक इसी बहाने के लोग इकट्ठे बैठ जाएं। ठीक, आपका लेकिन पॉइंट आया। यकीनन इसमें जो शुरुआत है वो हुकूमत को करनी पड़ेगी। सज्जाद मीर साहब, मुनासिब वक्त समझते हो कालाबाग डैम पर तामीर के लिए दोबारा तो बहस शुरू हो गई इस वक्त? पर गुफ्तगू तो यकीनन जब भी शुरू की जाए मुनासिब है, लेकिन सवाल ये है कि भाषा डैम का क्या बना है। हमने जब मुशर्रफ ने इस बात को दोबारा शुरू किया था तो उस वक्त सिंध में 2 नारे उठे थे, कालाबाग डैम ना खपे और पन्नू आकल ना खपे। पन्नू आकल एक छावनी का नाम था जो तामीर की जा रही थी और उसके खिलाफ ऐसी ही कंपेन थी जैसी कालाबाग डैम के खिलाफ थी, लेकिन पन्नू आकल छावनी बनी और आज वहां के लोग बहुत खुश और मुतमिन हैं। उनको नई फैसिलिटी मिली है, ऐसी फैसिलिटी जो उस इलाके को पहले हासिल ना थी। एक बात तो ये थी, लेकिन जब मुशर्रफ निकला तो कालाबाग डैम के खिलाफ उनके अपने जो चीफ मिनिस्टर थे वहां के, हमारे अरबाब गुलाम रहीम, वो भी तैयार न थे। मुशर्रफ ने इसको एक तरह का छोड़ दिया और मैं उन दोनों, चूंकि कराची में था तो मैंने उन थिंक टैंक की मीटिंग्स को जब शुरू होती थी तो उन लोगों को इकट्ठे होते देखा है, जिसमें सैयद मुराद अली शाह भी शामिल थे, शाजिया मरी भी थी, शायद रमेश कुमार और ये लोग थे। ये लोग कन्विंस थे कि इसका सिंध का नुकसान होगा और इनको कुछ ब्यूरोक्रेट्स फीड भी करते थे कि इसका ये नुकसान होगा। लेकिन जब इन द लॉन्ग रन से पूछा जाता था कि जो आपके एतराज़ात हैं कि आबी जंगलात खत्म हो जाएंगे, जहाँ ये बहुत सी बार एतराज़ात हैं, वो तो भाषा के बारे में ठीक है, भाषा के बारे में आप क्यों नहीं बोलते? तो आखिरी वक्त बात ये आती थी कि लगता है मतलब यही था कि गोया कालाबाग की टूटी जो है ना, टूटी वो पंजाब में है और पंजाब से हमें शिकायत है। हालांकि 91 का जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें तय पा गया था कि अगर पानी की तकसीम का मसला तय हो जाएगा तो फिर डैम बनाने में कोई हर्ज नहीं होगा, जो चाहे डैम बना सकता है। बहरहाल वो एक लंबी बहस है। फजल हक ने इसको कैसे शुरू की, बाद में एतराफ़ भी किया खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर थे कि मैंने ज़िया हक से कुछ बातें मनवाने के लिए इस बात शुरू किया था। और फिर शमसुल हक, जहाँ पता नहीं क्या नाम था, जो वापडा के चेयरमैन थे, वो बार बार कहते रहे कि नौशहरा नहीं डूबेगा, लेकिन ये एक सियासी मसला बन गया। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया जो कुछ करता कहता है कर दिखाता है। कालाबाग डैम के बारे में उसकी एक तहफ़्फ़ुज़ात कह लीजिए, चलिए एहतियात के साथ, उसने कर दिखाया। सी पैक के हवाले से उसके जो हैं, हालांकि सी पैक से वो क्या कर सकता है हिंदुस्तान, लेकिन कर रहा है ना जी, उसको पेंडिंग में डलवा रहा है कि नहीं डलवा रहा। अब कालाबाग तो अगर आप नहीं बना पा रहे तो भाषा तो बनाइए, उसमें आप फंड नहीं रख रहे, जो फंड आपने मुख्तस करने हैं अपने वसाइल के लिए वो भी नहीं रख पा रहे। दासों का डैम खड़ा है, यानी आपने शुरू नहीं किया। शोर बहुत मचाते हैं कि हम डैम बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं। भाई भाषा ही बना दो, पहले उस पर अपने वसाइल खर्च कर दो। उस पर जो सालाना वसाइल हमने मुख्तस करने थे गुज़श्ता बजट में वो भी नहीं थे, और इस लिहाज से तो अगले बजट में तो मुझे कोई ज़्यादा तवक्को ही नहीं है क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा। कालाबाग डैम मेरे ख्याल में सबसे तेज रफ्तारी से बढ़ने वाला मनसूबा था, जो हमने क्या कहें उसको नेग्लेक्ट किया। मुशर्रफ ने आखिर में ऐलान किया कि 1916 तक हम 5 डैम बना लेंगे, भाषा भी, कालाबाग भी, दासू भी और पता नहीं क्या क्या। ये एक सिर्फ एक सियासी नारेबाजी के तौर पर हम बार बार मसलों को उठाते हैं, वरना ये एक हकीकत है कि ठीक आपका पॉइंट है। के कतई कलामी की माजरत चाहूँगा। सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब, रजा रूमी साहब और मुना आलम साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा, नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।